स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 24 के महासमर के फाइनल राउंड में 50 घंटे का समय बचा है। किसने बाजी मारी और जनता ने किसे लगाया पार, इसका खुलासा होने में लगभग 130 घंटे का समय बाकी है। लेकिन आखिरी के इस दौर में दावों और वादों से ज्यादा भविष्यवाणियों पर सियासी फाइट चल रही है। राहुल का दावा है कि मोदी जा रहे हैं, ओके टाटा बाय बाय होने वाला है। केजरीवाल पंजाब में 13 की 13 सीटें जीतकर राहुल की झोली ही खाली कर जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि प्यार से मांगते तो शायद 1-2 सीट दे देते। लालू यादव और तेजस्वी मोदी तो गए की बात कह रहे हैं, वो भी फटाफट। ममता दीदी लेफ्ट की तरह बीजेपी को उखाड़ फेंकने की भविष्यवाणी कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या मोदी 400 टच कर लेंगे? क्या राहुल 100 से नीचे ही रह जाएंगे? क्या मोदी अकेले 370 लाएंगे और राहुल 40 पर ही अटक जाएंगे? किसकी भविष्यवाणी सच होगी, इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं मोदी विरोधियों की भविष्यवाणियां। कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मोदी गए अब। इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते। प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते। हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। इसकी जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। इसकी जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। अब विरोधियों की भविष्यवाणी तो आपने सुन ली। अब गृहमंत्री अमित शाह भी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी इन चुनावों में और समाजवादी पार्टी की साइकिल मुश्किल से 4 सीटों पर ही दौड़ पाएगी। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी पार। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता और अलग अलग भविष्यवाणी की जा रही है। दावा यही है कि 4 जून के बाद उनकी सरकार ही बन रही है। ऐसा दावा इंडिया गठबंधन भी कर रहा है और ऐसा दावा बीजेपी यानी कि पूरा का पूरा एनडीए भी कर रहा है। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जितने भी आपके विरोधी हैं सभी ये कह रहे हैं कि 4 जून को खत्म, टाटा बाय बाय, मोदी जी को टाटा बाय बाय कर देगा ये पूरा का पूरा देश, और आपके दावे हैं 400 पार के। देखिए प्राची जी, कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव की चर्चा करते थे। तब भी ये लोग यही कहते थे। और आप एक चीज नोट कीजिए, 2014 में हमने कहा 272 पार होगी, हमारे विरोधियों ने कहा 230 नहीं आएगी, हम 282 पे आए। फिर 2019 में हमने कहा 300 पार होगी, हमारे विरोधियों ने कहा कि 250 मैक्सिमम आ सकती है, हम 303 पर आए। और आज हमारे विरोधी, जो घोर से घोर विरोधी है, वैसे तो कोई एक आंकड़ा देता नहीं है, कोई 180 बोलता है, कोई 220 बोलता है, पर इनके जो सेफोलॉजिस्ट इनके रूप में आते हैं, इनके कुछ लोग, वो भी कहने को मजबूर है कि 272 एनडीए की तो हो रही है। मैं आज लिख कर जा रहा हूं कि 370 पार भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए। क्यों? क्योंकि पहले 2 फेज में ये लोग पस्त हुए, उसके बाद के जो 2 फेज हुए उसमें ये लोग ध्वस्त हुए, और अब लास्ट के 2 फेजेस में ये परास्त हो चुके हैं। और ये परास्त इस प्रकार से हो चुके हैं कि देखें कि शब्दावली क्या है। ये ईवीएम पर दोष, इलेक्शन कमीशन पर दोष, ये तो ठीक है। फिर लालू जी बोलते हैं पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। फिर उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के समर्थन में आते हुए 26/11 का दोष जो है पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालना, वोट जिहाद की बात करना। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके इस वोट बैंक के मुजरे को एक्सपोज किया, बताते हुए कि कैसे ये लोग आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि मुजरे का शब्द का जो है इस्तेमाल क्यों किया। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, बताइए
आज यहाँ पर आरजेडी के, तृणमूल कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, उनसे पूछिए क्या अखिलेश यादव जी ने यह नहीं कहा था कि संविधान में संशोधन करके मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। राम गोपाल यादव ने 2012 में बिल इंट्रोड्यूस किया था, लालू जी ने तो पूरे आरक्षण देने की बात की थी। क्या यह सच बात नहीं है कांग्रेस ने कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना में ये काम किया था? और तृणमूल कांग्रेस ने जो किया उस पर तो बंगाल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, यदि ये सांप्रदायिक नहीं है और ये संविधान के साथ संविधान बचाने की बात करते हैं तो एक बार लिखकर देने को क्यों तैयार नहीं? अच्छा चलिए जवाब ले लेती हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी इस बात का जवाब देंगे। लालू यादव ने ये बयान दिया था और उस पर क्या स्टैंड है उनकी पार्टी का वो बताएंगे, लेकिन शहजाद पूनावाला जी बस एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिरी फेज में बंगाल की उन 9 सीटों पर भी चुनाव होना है जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था, वहां के लिए भी कुछ लिख कर देंगे? 9 सीटों को लेकर भी कोई भविष्यवाणी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जब 2014 में हमारे पास बंगाल में केवल 2 सीटें थी, 2019 में आते आते वो सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई और आज 18 से बढ़कर हम लोग नंबर 1 पार्टी बनने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। कम से कम 30 सीट से ज्यादा मिलने वाला है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, कल राहुल जी और मीसा भारती जी एक स्टेज पे थे तो वो स्टेज टूट गया खटाखट खटाखट। और छठे फेज के बाद पंजाब और आम आदमी पार्टी की जैसे फेज आ रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का जो रिश्ता है वो टूटा फटाफट फटाफट। और उसके बाद आपने देखा ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया है कि वो इंडी अलायंस की मीटिंग में नहीं आएगी। सटासट 4 जून का इंतजार कीजिए, सफाया होने वाला है, सफाचट। इसीलिए ममता बनर्जी 1 जून की मीटिंग में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अब किसकी भविष्यवाणी को सच माने? आप तो सारे के सारे नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले सब ज्योतिषाचार्य का कोर्स करके आ गए और एक दूसरे की कुंडली देखकर, एक दूसरे का हाथ देखकर भविष्य बता दे रहे हैं बखूबी, और सभी कह रहे हैं फटाफट सटासट। किसकी भविष्यवाणी सच होगी? देखिए, ये फटाफट खटाखट सपाचट ये तो हम लोगों के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुरू किया। अब शहजाद पूनावाला जी को भी ये एहसास हो गया कि 4 जून को बीजेपी सपाचट होगा, इसलिए वो सही बात बोल रहे हैं। लेकिन बेचारे क्या करेंगे, इनको तो बोलना है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की ताकत है जो 4 जून को दिखेगी। और ये सत्ता बीजेपी की जाती हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये हवा के फिजाओं में आप देखेंगे हवा का रुख बता रहा है। इसके लिए दावा कर रहे बीजेपी के लोगों का चेहरा देखिए, शहजाद भाई का चेहरा तो खिला हुआ रहता था, जो देखिए मुरझाया हुआ है। ये पता चलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर एनडीए के सारे नेताओं के आप देख लीजिए बयान, क्या कह रहे हैं? मुद्दे की बात गायब है लेकिन मुजरे की बात पर बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे गायब हो गए तो सत्ता भी गायब होगा। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 15 लाख खाते में आएंगे। अच्छे दिन का सपना दिखाया, महंगाई कम करेंगे, महंगाई रोकेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। क्या हुआ? 5 किलो अनाज दिया, यही बोल रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की मनसा जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पकड़ लिया, श्री तेजस्वी यादव जी ने, अब क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को दे देंगे। अरे गुजरात में हम आपको कागज दिखा रहे हैं, गुजरात में इतने दिनों से सरकार में बीजेपी है, क्या हुआ? मुसलमानों को आरक्षण नहीं है। आरक्षण का दायरा सामाजिक होता है, शैक्षणिक होता है, ये भी ज्ञान नहीं है तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे? ठीक है तिवारी जी, आपने आखिरी वक्त पर ही सही, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की चोरी आज पकड़ ली और उस चोरी को आपने उजागर भी कर दिया कि दोहरा चरित्र तो इनका है मुस्लिम आरक्षण पर। आपके नेता ने हालांकि बिल्कुल पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट की थी कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, जबकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। एक भविष्यवाणी हमारे लिए भी कर दीजिए, टीवी पर ही कर दीजिए। 9 सीटें हैं, 8 सीटें बिहार की जिन पर मतदान होना है, जरा बताइए इसमें क्या स्कोर रहेगा? पिछली बार तो खाता नहीं खोल पाए थे आप लोग। देखिए 6 चरणों के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार में तेजस्वी यादव जी सब पर भारी हैं। यहाँ मुद्दा रोजगार का और महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का यही चल रहा है कि बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से, गरीबी से आजादी दिलाने का दूसरी मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मछली। मैं तो आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, काराकाट और जहानाबाद का पूछ रही थी कि इन सीटों में से कितना कॉन्फिडेंट है आप? स्कोर बता दीजिए कितना रहेगा? बीजेपी का। जी क्या कह रहे हैं तिवारी जी? बीजेपी का सुपड़ा साफ है। चलिए सुपड़ा साफ है। अब अरविंद वाजपेयी जी,
अब सुपड़ा साफ किसका होगा ये भविष्यवाणी चलिए आप भी कर दीजिए। एनडीए 400 पार होगा ये नारा आप लोग दे रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी बड़ा मुस्कुराकर खिलखिलाकर आपके चेहरों की भाव भंगिमा पढ़कर ये ऐलान कर रहे हैं कि आप तो जा रहे हैं, अब सफासट हो रहे हैं एकदम। वाजपेयी जी को तो एहसास हो ही गया। ये तो 19 में भी यही कर रहे थे, ये सेम पैनल हुआ करता था और इसी तरीके से भविष्यवाणी करते थे। क्या हुआ उसका? देखिए, सवाल भविष्यवाणी का नहीं है, सवाल यथार्थ का है, सवाल हकीकत का है। एक बात मुझे नहीं समझ में आती, क्या देश की जनता में मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है क्या? कहीं आप देख लीजिए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर नहीं आएगी। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि देश की जनता के लिए जो मोदी जी ने काम किए, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, वो जनता खुद ही महसूस कर रही है। अगर देश की जनता को मोदी के खिलाफ नाराजगी होती या सरकार के खिलाफ नाराजगी होती तो बम्पर वोटिंग की जाती है, ये इतिहास भी गवाह है। और आज की यथास्थिति यह है कि जनता चाहती है कि यथास्थिति बनी रहे और ये सरकार काम करती रहे। और क्यों ना चाहेगी? जब ये सरकार 2,80,000 करोड़ रुपए छोटे किसानों को देती है ना, तो छोटे किसान मोदी की माला जपते हैं। जब 2,25,000 करोड़ गरीबों को घर बनाने को दिए जाते ना, तो वो गरीब की महिला जिसके नाम रजिस्ट्री होती है ना, वो मोदी की माला जपती है। 24 लाख करोड़ रुपए जब हाईवे और सड़कों बनाने के लिए जाते हैं, तो मिडिल क्लास का जब अपने गाड़ी लेके जाता है तो वो मोदी कहता है बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम करा। 65,000 करोड़ रुपए जब पूर्व सैनिकों को OROP के नाम पे दिए जाते हैं ना, तो वो सैनिक भी मोदी की बात करते हैं। और 5500 किलोमीटर सड़क बनाई है बॉर्डर पे इस सरकार ने। मतलब कौन से सेक्टर में काम नहीं किया? आदिवासियों की बच्चे की शिक्षा के लिए 25,000 करोड़ रुपए, रेडी पटरी वालों के लिए लोन ले लो फ्री में 50,000 करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपए का इंतजाम लोन के लिए किया। और अब तो टारगेट बना दिया कि 3 करोड़ महिलाओं को कौन सी दीदी बनाने की बात मोदी जी ने कही है। और जब ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जब ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं ना, तो मोदी आके खुद कहता है कि आरक्षण को मेरे जीते जी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और खाली यही नहीं कहता है, ये भी कहता है कि अगर बाबा जी आ जाएं, संविधान बनाने वाले बाबा अम्बेडकर साहब भी आ जाएं, तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन तो वाजपेयी जी, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अंडर करंट पैदा करने की कोशिश की गई और विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया भी, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की भी। ये आरक्षण वाला मुद्दा तो आप लेकर आए ना सबसे पहले। जनता तो इनकी बातों में विश्वास झलकता ही नहीं है ना, क्योंकि ये इनका काम ही है। पिछले 10 साल से आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप को जनता के मन में क्या विश्वास आरोप के प्रति जगह जवाब आएगा नहीं। राफेल ले लो, अडानी ले लो, हिंडनबर्ग ले लो, पेगासस ले लो, ये इलेक्ट्रल वोटिंग ले लो, इलेक्शन EVM ले लो, इलेक्शन कमीशन ले लो, CBI ED का मिसयूज ले लो, और अभी लेटेस्ट किया था 70 के सर्टिफिकेट जो है वो ऑन साइट। अच्छा ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, देखिए आखिरी फेज में 8 सीटें बची हैं बिहार की। आप भी अपना आंकड़ा प्लीज लिख कर रखिएगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये देखना कि नेता भविष्यवाणी करना शुरू कर चुके हैं और वो भविष्यवाणी किसकी सच होगी 4 जून को पता चल जाएगा। घनश्याम तिवारी जी के बारे में भी भविष्यवाणी हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, आप तो आसमान में छलांग लगाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको जमीन पर छलांग नहीं लगाने दे रही, कह रही है 4 सीट आ जाए वो भी बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। चुनावी कैंपेन को मुजरा कहना और कहना खुद को भगवान है पागलपन के लक्षण सारे, हैं पागलपन के लक्षण सारे, इलाज कराओ जजमान, क्योंकि मोदी है इंसान और जनता है महान। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता कह रहे थे, उनके सहयोगी दल के नेता, कि लोग मोदी जी की माला जपते हैं। मोदी जी जो है, या तो ये पागलपन है या डर है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन स्वयं को भगवान मानने लगे हैं। वो इस 97 करोड़ वोटर्स है इस देश में, चुनावी अभियान को मुजरा मानने लगे हैं। तो जहां पर प्रधानमंत्री का कद पद शब्द इतने ज्यादा गिर जाए और इतना ज्यादा सदमा हो जाए, वहां पे ये तो जीत की तो गुंजाइश नहीं है। अब हार क्यों रहे हैं इस पे सोच लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
आपने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, किसानों पे गोली चलाई, देश की बेटियों का मान सम्मान लूट लिया। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ पकड़कर बोला इसको ताकत दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। गुजरात के रेपिस्ट को मजबूत किया, IIT BHU के रेपिस्ट को मजबूत किया, ब्रजभूषण शरण सिंह को मजबूत किया। आपने देश के युवाओं से रोजगार न केवल छीन लिया बल्कि ये झूठ छोड़ दिया कि देश के युवाओं को 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए, यानी हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए, जो कि सरासर घोटाला है। चंदा लो धंधा लो के माध्यम से 13,000 करोड़ का चंदा बटोरा। ऐसी सरकार जनता क्यों चाहेगी? जनता क्यों चाहेगी कि चंद पूंजीपतियों की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जो स्वयं को भगवान मानने लगे, उनको चुना जाए और अपने ही भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए, किसानों को बर्बाद कर दिया जाए, बेटियों के मान सम्मान को बर्बाद कर दिया जाए, जातीय जनगणना न हो। जो सरकार कहने लगे कि हमें 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे, और जिनके लोग कहने लगे कि आरक्षण मिटा देंगे, उस सरकार को तिवारी जी, आज तो देखिए मैं दावों पर, भविष्यवाणियों पर चर्चा करने के मूड में हूं और आप लोगों के अंदर कितने ज्योतिषाचार्य के गुण बसे हुए हैं, आज तो मैं यही परखने के मूड में हूं, क्योंकि सारे नेता अपना अपना आंकड़ा दे रहे हैं इन मुद्दों पर। तो देखिए हमने पूरे चुनावों भर डिबेट की है और आप लोग लेकर गए हैं, उन मुद्दों को उठाया है, सवाल पूछे गए भारतीय जनता पार्टी से। अब 4 सीट उत्तर प्रदेश की कम से कम ऐसी हैं कि आपके विरोधी भी मान रहे हैं कि वो 4 सीटें शायद आप जीत सकते हैं। तो बता ही दीजिए, आज 76 पर बाद में बात कर लूंगी, 4 सीट कौन सी हैं जो श्योर आप जीत रहे हैं? देखिए, ये तो उनको कहने दीजिए जो खुद को भगवान मानते हैं और चुनावी अभियान को मुजरा समझते हैं। हमारे किसी भी नेता ने पागलपन का कोई लक्षण नहीं दिखाया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखा रहे हैं। स्वयं को भगवान मानना, मंगलसूत्र, मछली, मटन और मुजरे जैसी बात करना, ये पागलपन के लक्षण है। इस पूरे चुनाव में, लंबे चुनाव में विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह का पागलपन का कोई लक्षण नहीं दिखाया। मैं तो भविष्यवाणी की बात कर रही थी सर। 80 में से 80, पहले तो आप 79 सीटें अपने पास रख रहे थे, एक पर फाइट मान रहे थे। जैसे जैसे 7वां चरण आया, आप तो 80 में से 80 जीत रहे हैं। मैं तो 4 सीट सिर्फ पूछ रही थी। बताइएगा, पूरा समय दूंगी आपको। शहजाद जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप लोग अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं और इसीलिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है कभी कभी मेरे बड़े भाई घनश्याम तिवारी जी आकर अपने ही साथियों को एक्सपोज करके चले जाते हैं। उन्होंने मुजरा शब्द पर आपत्ति दर्ज की। अब उनको शायद पता नहीं होगा कि मुजरा शब्द का इस्तेमाल उद्धव जी ने एकनाथ शिंदे के लिए किया, और मराठी में मुजरा जो होता है उसका एक मतलब होता है सम्मान देना। मानाचा मुजरा बहुत बड़ा प्ले है मराठी का, पर हो सकता है इनकी जानकारी कमी हो, तो इन्होंने बोल दिया कि उद्धव ठाकरे जो है वो इस प्रकार के बयान करते हैं। और उन्होंने कहा भगवान से अपनी तुलना। देखिए, हिंदू संस्कृति में तो, हालांकि मेरा सौभाग्य नहीं है, मैं तो हिंदू पैदा नहीं हुआ, परंतु संस्कृति मेरी हिंदू ही है। हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है कि जो भी काम हम करते हैं वो दैवीय शक्ति या ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही बड़े काम होते हैं। परंतु जो ये कहे कि मैं रह जाऊंगी परंतु रामायण, महाभारत, कुरान समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए फिराद हकीम ने आकर माफी मांगी है, इस प्रकार का बयान किसने दिया? ममता बनर्जी ने दिया। अब मैं चाहता हूं कि बताइए, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, कुरान को समाप्त होने की बात की गई है ममता बनर्जी के द्वारा, उस पर उनका क्या स्टैंड है? और अभी उन्होंने बेटियों की बात की। भाई, प्रज्वल रेवन्ना पर भी कार्रवाई हो रही है। उस केंद्र राज्य सरकार तो कर्नाटका की कांग्रेस की है। ब्रिजभूषण पर भी कार्रवाई हुई है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आज बलकौर सिंह का वीडियो सामने आया 21 वर्षीय बच्ची के साथ जो उसने किया है, और उस बलकौर सिंह के साथ केजरीवाल जलंधर में कैंपेन करते हैं। विभव कुमार के साथ स्वाति मालीवाल का जो अपराधी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज मुझे बताइए कि इस पर अखिलेश यादव जी का क्या वक्तव्य था? यह तो छोटी सी घटना है। मतलब कि एक राज्यसभा सांसद हो या 21 वर्षीय महिला हो, उनके साथ दुराचार होना, यह बॉयज विल बी बॉयज पार्टी के लिए छोटी घटना। और उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की। हमने तो कास्ट सेंसस का कभी विरोध नहीं किया। बिहार में तो हमने कास्ट सर्वे करवा दिया। कर्नाटका में कास्ट सर्वे किसने रोका? 1961 में किसने बोला रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूं? नेहरू जी ने। 1951 में रोका किसने कास्ट सेंसस? नेहरू जी ने। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया? राजीव जी और इंदिरा जी ने। और मुझे बता दीजिए आज खुल्लम खुल्ला कि अखिलेश यादव जी ने कहा संविधान को संशोधन करते हुए हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या आरक्षण की व्यवस्था धार्मिक आधार पर दी जा सकती है? कुछ जातियों को या कुछ वर्गों को जो आइडेंटिफाइड है मंडल कमीशन में, उनको आरक्षण मिलना वो एक अलग बात है, और पूरे समाज को, पूरे कौम को देना, वो भी धर्म के आधार पर, उसको कर्नाटका से लेकर बंगाल में इन लोगों ने किया है। और कर रहे थे ना शहजाद जी, अभी तिवारी जी आपको एक्सपोज कर रहे थे। शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा कि देखिए गुजरात में आप ये कब से कर रहे हैं? मुसलमानों को जो आपने 18 आरक्षण की बात की, क्या वो हवा? देखिए, मैं इस पर जवाब दे देता हूं। गुजरात में या कई राज्यों में
कई ऐसे आइडेंटिफाइड वर्ग बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाइड या मंडल कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाइड, वो आधार, उनका आधार धर्म नहीं है, उनका आधार पिछड़ापन है, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्लीज बीच में नहीं प्राची जी, मैंने बीच में नहीं बोला, पर मैं आपको एक सेकंड प्राची जी बीच में मत बुलवाइए, प्राची जी बीच में मत बुलवाइए, प्राची जी तिवारी जी बीच में नहीं, आपके पास आऊंगी, आप सवाल कर लीजिएगा। प्राची जी मैं मैं बीच में नहीं बुलवा रही हूँ और मैं किसी से बीच में बुलवाती नहीं हूँ, मैं शांत कर रही हूँ। एक सेकंड शहजाद पूनावाला जी, एक मिनट रुक जाइए, एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरप्ट हो रहा है, एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जरा उनकी प्रतिक्रिया ले लूं भविष्यवाणी पर जल्दी से 10 सेकंड में, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। बोलिए, पर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी ये बात पूरी हो जाने शहजाद जी बोलिए, मेरी बात ये हो जाने सेकंड में बोलिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं प्राची जी। तिवारी जी रुक जाइए। हाँ, बिहार के आरक्षण पर आवाज कम करानी पड़ेगी प्लीज। प्राची जी बीच में मत बुलवाइए, पूरा फ्लोर टूट रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। बोलिए शहजाद जी। प्राची जी, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट राम गोपाल यादव का। राम गोपाल यादव कहते हैं, जब उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध किया, उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मुसलमानों की पूरी आबादी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होना चाहिए। अच्छा, और ऐसा बयान मेरे पास पूरा मुस्लिम आरक्षण पर कर लूंगी चर्चा सर। आज तो मैं देखिए, आज तो मैं सिर्फ दावों पर चर्चा कर रही थी, भविष्यवाणी पर चर्चा कर रही थी। अब मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए राजेश गुप्ता जी की। राजेश गुप्ता जी, आपके नेता तो देखिए 13 की 13 सीटें पंजाब में जीतना चाह रहे हैं, छोटे भाई के लिए आप छोड़ना नहीं चाह रहे कुछ भी, लेकिन विरोधियों से जरूर कह रहे हैं कि 1-2 सीट मांग लेते तो दे देते। कौन सी सीट देते हैं आप बता दीजिए जरा। देखिए प्राची जी, ये तो पहले दिन से ही क्लियर है ना कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, इसमें तो कोई संशय है नहीं, कोई इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि हम अलग लड़ रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि हमारी 13 की 13 सीटें पंजाब के अंदर आए, और जहां गठबंधन है वहां पर हमने उनके लिए सीट खाली छोड़ दी, उन्होंने हमारे लिए सीट खाली छोड़ दी। तो 13 की 13 तो जीतने में क्या गुनाह है इसके अंदर, और 92 सीट्स ऑलरेडी हमारी पंजाब के अंदर है, पंजाब की विधानसभा में, तो ये 13 भी आ जाएंगी तो हमें काम करने में आसानी होगी। तो इसमें क्या गलत बात है। नंबर 2 टीम यहाँ पे कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि मतलब अगर 100 सीटें भी होगी ना, 100 नंबर तक भी कोई नंबर आ जाए तो इसमें गरीब मत समझिएगा, हो सकता है कहीं तो निर्दलीय 3-4 नंबर पे आ जाए, भाजपा उसमें भी उसके पीछे आने वाली है। ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। 1 नंबर पे हम होंगे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस होगी, और बाकी भाजपा का जैसे मैंने आपको बताया कि निर्दलीय से भी पीछे जाएगी। आप इस बात को देख लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ है। मैं इस टाइम पंजाब में ही बैठा हुआ हूँ। हाँ। और यहाँ पर तो कोई आपको दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक जिनका ना कोई होर्डिंग है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बात करने वाला है। अपने रिस्क पे बात करनी पड़ती है। अगर आप बीजेपी की बात करो तो पंजाब में, अगर आप भाजपा की बात करोगे तो आपका अपना रिस्क है कि कोई किसान आपको पकड़ ना ले, किसी गाँव में आपकी एंट्री ना बंद हो जाए। अरे क्या क्या नहीं कहा इन्होंने उनका बेचारे किसानों को, है ना। लेकिन किसानों की हिम्मत देखिए, पंजाब और हरियाणा के किसान की हिम्मत थी कि वापस कानून बदलने पड़ गए, काले कानून इनको भाजपा वालों को। तो ये तो यहाँ से डरे हुए लोग हैं। आपको याद होगा एक बार मोदी जी आए तो घबरा गए थे कि मेरी तो जान को खतरा दिखाई दे रहा, तो वैसे तो 56 इंची के सीने की बात करते हैं। बिल्कुल राजेश गुप्ता जी, वैसे मैंने सवाल इसलिए पूछा था, आप लोग फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं ना, और उसी फ्रेंडली फाइट में आप विरोधियों से तो कह रहे हैं कि 1-2 सीट मांग लेते तो दे देते। आखिरी चरण का चुनाव बचा है और इस आखिरी चरण के चुनाव में भविष्यवाणियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। अलग अलग नेता अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी दे रहा है और इसी पर हमारी लगातार चर्चा जारी है। जो ज्योतिषाचार्य तमाम नेता बने हुए हैं, हमारे डिबेट में आकर क्या ज्योतिषाचार्य बनकर क्या भविष्यवाणी की जाती है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आपने सुपड़ा साफ तो बताया लेकिन आपने आंकड़ा लिखकर नहीं दिया। देखिए आपके जितने सहयोगी हैं सबके पास कोई ना कोई आंकड़ा है, आप भी लिखकर दे दीजिए एक आंकड़ा, बेहतरी रहेगी हमारे लिए भी। देखिए प्राची जी, जी आंकड़ा स्पष्ट है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 300 पार सीटें आएगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और बिहार में अंतिम चरण का जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसमें 8 सीट पर क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार करेंगे और 35+ बिहार में हमारे इंडिया गठबंधन को सीटें मिलने जा रही है। ये हम कह रहे हैं, इसको लॉक कर लीजिए और 4 तारीख को शाम में फिर हम आपके स्टूडियो में बैठेंगे और शहजाद भाई भी रहेंगे, तब इनको बताएंगे कि कौन असली पंडित जी है। अच्छा, जो 5 सीटें छोड़ दी हैं वो बता दीजिए कौन सी 5 सीटें जहां इनकी मौजूदगी आप मान रहे हैं। 5 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। हाँ। और 5 सीट भी बचेगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 सीटों पर लड़ाई कौन सी है वो कौन सी 5 सीटें हैं? जब आप 5 सीट कह रहे हैं तो अरविंद वाजपेयी जी देखिए खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बातों को 4 जून के लिए रहने दीजिए, ये बता देंगे तो फिर
खत्म हो जाएगा। चलिए इसका। बताएंगे नहीं, वाजपेयी जी सिर्फ 5 सीटें हैं जिस पर आप लोग टक्कर दे रहे हैं, और वो भी नहीं, हम बताएंगे लोग नहीं, को वो भी ये जीत अहंकारी जाएंगे। भाषा 4 जून को 400 आकर पार बात वाला करेंगे हम लोग नहीं आपसे। बोले। चुनाव के बाद जो आकलन किया, उसके बाद जो फीडबैक मिला, इस आधार पर हमने कहा कि 300 पार हो। अच्छा ठीक है तिवारी जी, 1 मिनट। हाँ प्राची जी ऐसा, प्राची जी तिवारी जी तो बाकायदा तिलक वाले पंडित हैं, इनको तो बताना चाहिए, इनके लिए तो गर्व की बात है। कोई आप इनसे पूछ रहे तो बताएं, लेकिन नहीं बता पाए। आप तो बोले थे। हकीकत ये है कि हम लोगों ने 400 का टारगेट फिक्स किया है और 400 के पार करेंगे, और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। ये आप 4 जून को देखेंगे, वो गलते में है। बैठेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं जो बात करता हूँ ना, बड़े तथ्यों पे आधारित बात करता हूँ हमेशा। देखिए ये हमारा विश्वास है तो तिवारी जी, ये विश्वास हमारा जो है खोखला विश्वास नहीं है। मोदी के जो 10 साल के काम हैं वो उनका रिजल्ट आपको 4 तारीख को नजर आएगा। और जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट के पीछे भी कारण है। 352 तो हमारे हैं ही, तो फिर कैसा विश्वास कर रहे हैं जनता? 352 तो हमारे पास है ही, तो उसको हमको 400 में कन्वर्ट करना है, 48 सीटें और ले जानी है। और देखिए जब हम ये बात कहते हैं तो कोरोना काल से लेके अब तक 80 करोड़ जो गरीब गुरबा के भोजन का इंतजाम हम लोगों ने किया, ये किसी और ने तो आज तक नहीं किया। ठीक, किसी और ने तो उसके गरीब के घर अभी तक पूरा देश भूखे था। किसी और ने तो गरीब के शौचालय की चिंता नहीं। क्या बोल रहे हैं? अभी तक पूरे देश के लोग देखिए भूखे। हाँ, आपको कहाँ नजर आएगा? आपको कहाँ नजर आएगा? आपको नजर नहीं, आपको चारा घोटाला करना है। आपको तो जानवरों का चारा भी खाने की चिंता थी, आपको अपना घर भरने की चिंता थी। तिवारी जी क्या हो गया? अच्छा चलिए ठीक है तिवारी जी, आप तो देखिए उत्साहित हैं, 300 से ज्यादा सीटें जीत ही रहे हैं, 5 सीट भी नहीं दे पा रहे हैं उनको, तो क्यों बोलने दीजिए, थोड़ा सा बता रहे हैं उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। खैर वाजपेयी जी, मैं ये कह रहे हैं असंभव है ऐसा, इनकी बौखलाहट। अरे मैं इनकी बौखलाहट और घबराहट तो जब ही नजर आ गई जब 4 चरणों के बाद इन्होंने हमारी नकल की और इन्होंने कहा जी हम 10 किलो अनाज देंगे। उसी दिन ये समझ आ गई कि ये लोग कितने घबराए हुए हैं, कितने। ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजाद पूनावाला जी आपके पास। आपने एक मुद्दा उठाया था समाजवादी पार्टी को लेकर, उसका जवाब जरा घनश्याम तिवारी जी दे दें, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। घनश्याम तिवारी जी, 4 सीटें मैं आपसे पूछ रही थी, 4 सीटें तो श्योर आपको भी पता होंगी, 80 का दावा है तो 4 तो ऐसे कम से कम होंगी जिसमें आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। लिखवा दीजिए ना मुझे, देखिए कलम और पेपर लेकर बैठी हूँ। प्राची जी, 4 सीटें जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि कुछ उनके बराबरी हमारे बराबर आ जाए, वो है लखनऊ, वो है काशी, वो है अमेठी और वो है नोएडा। ये 4 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी घिसट के समाजवादी पार्टी के ये 4 सीटें श्योर जीत रहे हैं आप। लखनऊ यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लड़ाई में मान रही है, बाकी 76 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मैं कह रहा हूँ ये 4 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो लड़ाई में है, बाकी 76 सीटें वो हार रही है। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए इस चुनाव में 10 साल से देश के आम युवा को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों को रुलाने वाली सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हर इंटरव्यू में मोदी जी रो रहे थे। सवाल ये, मोदी जी रो क्यों रहे थे इंटरव्यू में? जो मोदी जी जब हमारे मजदूर ट्रेनों में मर गए, जब वो मजदूर सड़क पर चलते चलते मर गए लॉकडाउन में, मोदी जी नहीं रोए। कोरोना में लाखों लोग मर गए, मोदी जी नहीं रोए। किसानों के ऊपर गोलियां चली, 700 किसान आंदोलन में मर गए, मोदी जी नहीं रोए। हमारे सैनिक शहादत देते हैं, मोदी जी नहीं रोए। लेकिन चुनाव में जब हार जनता दे रही है तो मोदी जी इंटरव्यू रोने लगते हैं। ये जो आंसू हैं, ये जनता उनको रुला रही है। जनता बेटियों को लेकर कंसर्न दिखाइएगा तो सब पर दिखाइएगा ना तिवारी जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटियों की बात करेंगे तो फिर उसमें स्वाति मालीवाल भी आएगी, उसमें संदेश खाली का मसला भी आएगा, और आपकी मुझे उतनी पुरजोर आवाज चाहिए। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ एक महिला होने के नाते वो मसले को आप ये नहीं कहेंगे कि इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है इस देश में, आप साथ खड़े रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल कहूंगा कि बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है, खासकर तब जब डबल इंजन की सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट और वहां के हत्यारों को कहती है इनको हम खुली छूट दे रहे हैं। वो मुद्दा बिल्कुल ठीक है सर, उस मुद्दे पर आपके साथ आवाज मिलाई थी मैंने, सुर में सुर मिलाया था मैंने। मणिपुर की घटना बोलेंगे, मैंने सवाल पूछा था। ब्रजभूषण की बात कहेंगे, मैंने सवाल पूछा था। लेकिन स्वाति मालीवाल पर खामोशी है तो आपसे भी सवाल पूछूंगी। अब शहजाद पूनावाला जी, सर 4 सीटें आपने नोट की ना कि मैंने तो कर ली, लखनऊ, वाराणसी, अमेठी, नोएडा,
जहां आपकी गुंजाइश है, आप थोड़ी बहुत फाइट में हैं। ये भविष्यवाणी है घनश्याम तिवारी जी की। अभी 2 दिन पहले अखिलेश जी ने कहा था कि 79 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, क्योटो फाइट में हैं। घनश्याम तिवारी आकर अपने ही नेता को खारिज कर देते हैं। वैसे उनके नेता ने विधानसभा में कहा था 400 सीट जीत रहे 403 में से, और उनके नेता ने यह भी कहा था कि 500 mg पैरासीटामोल से दवाई से ठीक हो जाते थे, अब 650 mg से भी नहीं ठीक हो रहे, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अब इनके आंकड़ों को कितना मैं गंभीरता से लूं ये आप ही तय कीजिए। परंतु एक दो बातें देखिए, एक तो प्रूफ खुद आम आदमी पार्टी ने दे दिया हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ में हूं, अभी केजरीवाल जी और भगवंत मान ने स्पीच दी थी कि हमें 13 सीट पंजाब में इसलिए चुनाव जिताई है 13 सीटों पर क्योंकि हमें दिल्ली में जाकर लड़ना है। अब वहां पर इंडी सरकार बनने वाली है तो लड़ना क्यों पड़ेगा पंजाब के लिए? मतलब कि वो सोच रहे हैं कि एनडीए की सरकार ही केंद्र में आ रही है। हालांकि ये उनका कहना कि लड़ना पड़ेगा गलत है, क्योंकि 13 सीट में भी इनकी कोई ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है और पंजाब का कल्याण हम ही करने वाले। मैं उदाहरण देता हूं, इन लोगों ने दिल्ली की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पारित किया था, राजेश गुप्ता विधायक थे, कि राजीव गांधी सिखों के हत्यारे हैं, भारत रत्न वापस लीजिए। आज मैं राजेश जी, क्योंकि वो पंजाब की पवित्र भूमि में बैठे हैं, पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जब दोस्ती की राजीव गांधी की पार्टी से तो क्या आपने माफ कर दिया या कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार लिया है कि उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए? इधर उधर मत जाइए राजेश जी, आपको पंजाब के पवित्र धरती की कसम है। बोलिए कि बलकार सिंह पर भी कार्रवाई नहीं की और बोलिए कि राजीव गांधी को माफ करके आपने दिल्ली में गठबंधन किया है या आपने पंजाब के लोगों को धोखा दिया? बताइए राजेश जी, बता दीजिए। भाई देखिए, अब शहजाद ने जिस पार्टी को ज्वाइन करा हुआ है ना, तो वहां पर लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जाओ। अरे भाई, कौन था राजीव गांधी जी के क्या है दिल्ली विधानसभा के अंदर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से निकाल के मुझे दिखा देना, कौन सा रेजोल्यूशन हमने पास करा। कमाल है, कुछ भी कहे चले जाओगे तो मैं अभी दिखाने को तैयार हूं। दूसरी बात आपने कहा, दिखा दो दिखा दो दिखा दो, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ ऐसा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। तुम्हें मालूम है यार, तो मुझे मालूम होगा ना। एक सेकंड पंजाब का एक मिनट प्राची जी प्लीज, एक सेकंड देख लीजिए प्राची जी जूम करवाइए। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज अब कर लो, दिखाओ क्या है। नहीं प्राची जी दिख रहा है आपको? क्योंकि मुझे लाइव फीड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको? बताओ, ये दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट, ये दिखा रहे हैं। प्राची जी एक बार आप भी रिसर्च टीम से मंगवा लीजिए। दिल्ली असेंबली ने रेजोल्यूशन पारित किया। सर एक मिनट राजेश गुप्ता जी, वो ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली असेंबली ने क्या मैं पढ़ के सुना रहा हूँ प्राची जी, पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ सुनिए, मैं आपको डेट के साथ पढ़कर सुना रहा हूं। ये 2018 में दिल्ली असेंबली ऑन फ्राइडे, मतलब उस फ्राइडे को, पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग सेंटर टू विड्रॉ भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, alleging that he justified and was involved in 1984 Sikh riots. The Delhi government strongly conveyed in writing to the Home Ministry that this should be done, and Assembly ने रेजोल्यूशन पारित किया है, reported in all newspapers including India TV. प्राची जी आप गूगल करके प्लीज निकाल लीजिए, आपके दर्शकों से बोलिए करके निकाल दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्वाति जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने इनकी बातों में हामी बना के, अरे मैं कोई हामी नहीं भर रही हूँ सर, मैं तो आपको एक दूसरे के सामने ला रही हूँ। मुझे कहाँ बीच में पार्टी बना लेते हैं आप? मैं उनसे कह रही हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आपके पास आर्टिकल है। एक मिनट, आपके पास आर्टिकल है, आप भी ऐसा ही कुछ प्रूफ दे दीजिए, सिद्ध हो जाए कि ऐसा नहीं हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। आप बेवजह की बात कर लेते हो, मतलब कोई चीज हुई नहीं है उसका सबूत दे, जो चीज नहीं है उसका सबूत दे दे, जो है ही नहीं बेवजह का झूठ है। अगर ऐसा कोई सच होता तो क्या कांग्रेस हमसे ये बात नहीं करती? क्या राहुल गांधी जी के साथ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ में? ये बेवजह की बातें करते हैं। मुद्दा क्या है पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर मुद्दा यह है, मैंने अभी आपको बताया, गांव में अगर आप कह दो कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, एक मिनट जो शहजाद, अगर ये तो चंडीगढ़ बैठे हुए हैं क्योंकि वो यूटी है, अगर पंजाब के किसी गांव में शहजाद जाओ, शहजाद मत जाना, तुम मेरे बहुत प्यारे भाई हो, पकड़ लेते हैं लोग भाजपा के नाम से ही, गांव वाले पकड़ लेते हैं। तुमने उनको आतंकवादी कहा था मेरे भाई, तुम लोगों ने खालिस्तानी कहा उनको, तुमने वो बेचारे ठंड में वहां पड़े रहे। वो तो भला आम आदमी पार्टी की सरकार का, जिन्होंने उनके पानी की व्यवस्था करी, जिन्होंने उनके लिए वाईफाई लगाए कि नहीं ये बेचारे हमारे गांव के हमारे लोग हैं, हमारे अन्नदाता, इनके साथ में बुरा ना हो। बिल्कुल मत जाना। और तुम इतने डर गए, मोदी जी को झुका के छोड़ा किसानों ने, तुमने वो तीनों काले कानून वापस लिए। अगर वो अच्छे कानून थे तो वापस क्यों घबरा गए तुम? नहीं, एक बात बताइए ना राजेश गुप्ता जी, मैं भी देखिए आगे बढ़ना चाह रही हूँ। एक मिनट राजेश गुप्ता जी, एक मिनट। ये तो चलिए झूठे हैं, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, हर चीज को झूठ की तरह प्रोजेक्ट करती है। सर ये तो खबरें हैं,
ये तो खबरें हैं कि आप लोगों ने अरे रेजोल्यूशन खबरें, पास प्राची किया है। जी, अब आप यहाँ पर झुटलाएंगे तो सर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्राची आप जी, अपनी सुनो। पार्टी के विधायक प्राची हैं। जी, मैं आपसे ये नहीं कह सुनो, सकती कि प्राची लाइए जी, प्रमाण अभी- प्रमाण दीजिए, वरना आप मुझे ही पार्टी बना मेरी देंगे। बात सुनिए हाँ, प्राची जी, मेरी बात सुनिए। दिल्ली बोलिए ना। विधानसभा भी अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, दिल्ली विधानसभा में आप आ जाइएगा। ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे। आप कैसी बात कर रही हैं? ऑन रिकॉर्ड होता है ना। आप आइएगा, आपका स्वागत है। मैं अपने रूम में आपको बिठाऊंगा, हम वहाँ चाय पीएंगे। शहजाद को भी बुलाएंगे वहां से, शहजाद भी बैठ जाएंगे, बरसात आपको दिखा देंगे। ठीक। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी आ रही करने में शहजाद कोई जी, आ दिक्कत रही। नहीं है। हम बैठेंगे वहां पर। ठीक है। एक वाक्य प्राची, वेलकम है, आप भी वेलकम हो। प्राची ठीक है एक यार, वाक्य, ठीक है, एक यानी वाक्य। ऐसा हो गया। वाजपेयी जी वकील है, प्राची, वाजपेयी एक जी वाक्य। ओ यानी ऐसा हो गया ना हमारे राजेश केस गुप्ता जी, वाजपेयी जो आप जी आरोप भ्रष्टाचार के लगाया प्राची जी, करते एक थे, वाक्य, लालू प्राची यादव जी, एक वाक्य। आपके लिहाज से भ्रष्टाचारी थे, अब उस पर आप लोग खामोश रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला तो नहीं हो गया है? बोलिए शहजाद। नहीं, देखिए, अब सारी बातें हम पे डाले जाओ। आपने ब्रजभूषण सिंह को स्वाति मालिवाल प्राची एक वाक्य, प्राची केवल एक वाक्य, बिना डिस्टर्बेंस के। प्राची, प्राची केवल एक वाक्य। प्राची ये तरीका, प्राची शहजाद पूनावाला जी आ रही हूँ, एक सेकंड दे दीजिए बस, आ रही हूँ आपके पास आ रही ये हूँ। क्या तरीका, मेरी बारी थी। एक में 30 सेकंड, प्राची नहीं, जी 30 हाँ, सेकंड। बोलिए, जल्दी प्राची बोलिए जी, सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप ब्रजभूषण सिंह जी को स्वाति मालिवाल के केस को एक बता देते हो। ऑन रिकॉर्ड माइक छीन लिया एक महिला पत्रकार से। सुनिए कैसे सर। दबदबा है और बना रहेगा। सुनिए सर। बीजेपी ने उनके बेटे को सर टिकट सुनिए, दे दी। एक ही इस बात देश है, की महिला विनय कुमार राज्यसभा को जेल के सांसद अंदर है, बंद है। पहलवान है, प्राची, काउंसिलर डाइवर्ट की है। मत होने दीजिए, अगर मेरी उसके बारी आने साथ- दीजिए। एक मिनट, अगर उसके साथ गलत अरे हुआ है विनय तो वो कुमार गलत जेल के अंदर बंद है। है। ब्रजभूषण पर मैंने विनय सवाल को तो पूछे जेल थे, में तो बंद करा स्वाति हुआ है। मालिवाल पर ये ब्रजभूषण सवाल सिंह चुभने कहाँ पर नहीं है? चाहिए आपको। अब रुकिए एक मिनट, बोलिए मैं ये शहजाद कह रहा हूँ, पूनावाला जी। ब्रजभूषण सिंह कहाँ पर है? बोलिए, ब्रजभूषण शहजाद सिंह के बेटे को पूनावाला टिकट दे दी इन्होंने। प्राची, प्राची मैं डाइवर्ट होने नहीं दूंगा डिबेट को। राजेश जी, राजेश प्राची जी, मैं डाइवर्ट होने नहीं दूंगा। दिखाया जा रहा है कम से कम। राजेश जी, प्राची जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं केवल 20 सेकंड ही बोलूंगा। राजेश जी से मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, वैसे मेरे बड़े भाई है, मेरा बड़ा स्नेह है उनके प्रति। मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा प्राची जी, और कल आपके शो पर रेडी हूं आने के लिए। ये भी आ जाए, आप तब तक रिसर्च करवा लेना। मेरे पास इंडिया टीवी की 2018 की रिपोर्ट है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा प्राची जी, ऐलान कर रहा हूं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे और विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बोले मंजूर? मंजूर है क्या राजेश गुप्ता जी? बोलिए मंजूर है। कल हम आएंगे आपके शो पे प्राची जी, मैं गारंटी दे रहा हूं, मोदी जी की बीजेपी की गारंटी दिल्ली विधानसभा के अंदर लाइव दिखाऊंगा तुम्हारे को। दिल्ली विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा नहीं, ये बात शो में हो रही है, शो में। अरे भाई कल लेकर आ जाओ ना प्रूफ। अरे प्राची चुनाव जी, में यहाँ बैठा हूँ, तुम आप चंडीगढ़ बैठे बताइए। हो, तुम तो जा सकते हो, मैं चुनाव नहीं लड़े। चुनाव छोड़ दें, पंजाब का चुनाव छोड़ के दिल्ली विधानसभा चले। आप कैसी बातें करते हो? अच्छा चलिए, आचार चुनाव संहिता लगी हुई है। अरे टीवी पे आने के लिए चुनाव थोड़ी छोड़ना पड़ता है। कल आ जाओ टीवी पे फिर से 5 बजे। पंजाब की एक भविष्यवाणी लिख लेते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड राजेश गुप्ता जी, मुझे खत्म करना है। शहजाद जी जल्दी से, पंजाब की 13 सीटें, 2 जीते थे आप, इस बार कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं? प्राची जी, इस बार कमल बड़े प्रचंड तरीके से खिलने वाला है, क्योंकि सोचिए कि सिटिंग जो सांसद थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए, अगर हमारी पार्टी कुछ नहीं थी पंजाब में तो रवनीत बिट्टू से लेकर रिंकू जी तक हमें क्यों ज्वाइन करेंगे? पहले 13 में से 13 सीटें अपने खाते में डाल चुके हैं। मेरे पास तेलंगाना वक्त इतना ही था सर, बीच पे रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।